हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और आज इसमें हम फिर से एक बार पाठ नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप उसको जारी रखेंगे और इसमें इस वर्कशीट में आज हम उत्तरी मैदानों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम समझ रहे हैं उत्तरी मैदानों के बारे में और पिछली वर्कशीट में हमने किसके बारे में समझा था? हमने हिमालय पर्वत के बारे में समझा था। तो देखते हैं उत्तरी मैदान की क्या विशेषताएं हैं। देखिए उत्तरी मैदान जो है सबसे पहले तो याद रख लीजिए ये हिमालय के दक्षिण में है। इसका निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जो कि जलोढ़ मिट्टी है उसके निक्षेप से हुआ है। यहाँ एक शब्द आया निक्षेप। निक्षेप का मतलब होता है जमाव, यानी जब मिट्टी जम जाती है उसको हम निक्षेप कहते हैं, ढेर भी बोल सकते हैं। इसका आकार 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यानी आपने देखा कि इसकी जो लंबाई है वो लगभग जितना हिमालय पर्वत था उतनी ही है लंबाई में। फिर उर्वरता से भरपूर, कृषि योग्य समतल भूमि, पानी की पर्याप्त उपलब्धता, अनुकूल जलवायु और यातायात के सुलभ साधनों जैसे रेल, सड़क, हवाई, ये सारे जो यातायात के सुलभ साधन हैं इन सब के कारण यह एक सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अभी हमने कारण समझे हैं ना कि यहाँ पे कृषि योग्य समतल भूमि है, समतल भूमि याद रखना, समतल भूमि। फिर पानी भी बहुत आराम से पर्याप्त रूप से उपलब्ध है, अनुकूल जलवायु है कृषि के लिए, घर बनाने के लिए बिल्कुल समतल ज़मीन है, बिजनेस करने के लिए यातायात के सुलभ साधन है। तो इन सभी कारणों से ही ये जो क्षेत्र है इसमें बहुत सारी जनसंख्या रहती है, तो इसलिए इसको हम सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कहते हैं। तो मोटे तौर पर इन्हें यानी कि जो उत्तरी मैदान है उन्हें 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो जैसे आपको याद है ना हमने हिमालय को भी कुछ भागों में विभाजित किया था, ऐसे ही मैदानों को भी 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो जो सबसे पहला पड़ता है पंजाब के आसपास उसको हम पंजाब का मैदान कहते हैं। यह उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब के मैदान से जानते हैं, यानी जो पंजाब वाला हिस्सा है वो पश्चिमी भाग है उसको हम पंजाब के मैदान के नाम से जानते हैं, जो सिंधु और सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निक्षेप यानी जमाव से बना है। दोआबों यानी 2 नदियों के बीच की भूमि की अधिक संख्या है। यहाँ पर जो है 2 नदियों के बीच की भूमि की संख्या बहुत अधिक है इस पंजाब के मैदान में, इसलिए हम इसको दोआब भी कहते हैं। फिर है गंगा का मैदान। पंजाब के मैदान के बाद गंगा का मैदान जो कि उत्तरी मैदान का मध्य भाग है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई निक्षेपों के कारण बना है। इसका विस्तार घग्गर नदी जो कि हरियाणा में है उससे तीस्ता नदी जो पश्चिम बंगाल तक है वहां तक है, यानी गंगा का मैदान सबसे बड़ा मैदान है हरियाणा से पश्चिम बंगाल तक। फिर इसके बाद है ब्रह्मपुत्र का मैदान जो कि उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग है, जो मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर असम में फैला है। मुख्य रूप से कहां पर फैला हुआ है? असम में फैला हुआ है। यह मैदान ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। तो देखिए आपने देखा है ना, तो मेन 3 ही नदियां हैं और उसकी सहायक नदियां जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और बाकी उसकी सहायक नदियां। इन सभी के कारण कोई ना कोई हिस्सा बना हुआ है मैदानों का, जिसको अभी अभी हमने समझा है। फिर आकृतिक भिन्नता के आधार पर भी हम इन्हें 4 भागों में बांट सकते हैं। आकृतिक का मतलब कि आकृतियां अलग अलग है इसकी, जैसे आपने कल हमने समझा था, जो इससे पहले वाली वर्कशीट आई थी उसमें हमने ये समझा था कि भाई जो हिमालय पर्वत है वो भी तो 3 भागों में बटा हुआ था आकार के हिसाब से। इसी तरह से आकार के हिसाब से ये मैदान भी 4 भागों में बटे हुए हैं। जैसे पहले को हम कहते हैं भाबर। शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेप जहां नदियां नजर नहीं आती भाबर कहलाती है, याद रखिएगा। फिर तराई
तराई वाला क्षेत्र क्या होता है? देखिए, भाबर के दक्षिण में उपस्थित नम एवं दलदली क्षेत्र, याद रखना नम एवं दलदली क्षेत्र, जहां पर नदियां पुनः निकल आती हैं। तो जहां नदियां दोबारा निकल आती हैं और जो घने जंगलों से भरा है वो तराई का क्षेत्र कहलाता है। यानी तराई के क्षेत्र में आपको मैं बताऊं, वहां पर नदियों से पानी 12 महीने आता रहता है, जिससे जो जमीन है वो दलदली हो जाती है और नमी भरी रहती है, इसलिए यहाँ पर घने जंगल भी होते हैं। फिर अगली आकृति है भांगर या बांगर भी कहते हैं। पुराने जलोढ़ के मैदान जो वेदिका यानी चबूतरे जैसी आकृति बनती है वह भांगर या बांगर कहलाती है। यहाँ अब नए जलोढ़ों का निक्षेप नहीं होता, यानी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान है उसको हम बांगर कहते हैं। यहाँ की मिट्टी में पाए जाने वाले चूनेदार निक्षेप को कंकड़ कहा जाता है और इस मिट्टी में कंकड़ ज्यादा पाए जाते हैं। और इसके बाद एक है खादर, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप जो उपजाऊ होने के कारण गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। यानी खादर उन स्थानों को कहते हैं जहां पर आज भी बाढ़ आती है और अपने साथ मिट्टी का निक्षेप करके उनको बनाती रहती है। यानी जो नए निक्षेप हैं, नए मैदान हैं बाढ़ वाले, उनको हम खादर कहते हैं। और ये उपजाऊ होने के साथ साथ जो है उपजाऊ होने के कारण बहुत ही जो खेती के लिए बहुत ही आइडियल है, बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार नदियों द्वारा मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी लाई जाती रहती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। भारत के उत्तरी मैदान के निर्माण में किन नदियों का योगदान है? किन्हीं 3 का नाम बताइए। तो देखिए, मेन तो 3 ही नदी प्रणालियां हैं। कौन कौन सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इनसे ही भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है। फिर दूसरा प्रश्न है कि मैदानी भाग में घनी जनसंख्या के बसाव के क्या कारण है, यानी मैदानी भाग में जनसंख्या ज्यादा क्यों रहती है? तो इसका बहुत ही सरल उत्तर है कि उर्वरता से भरपूर कृषि योग्य समतल भूमि, पानी की पर्याप्त उपलब्धता, अनुकूल जलवायु और यातायात के सुलभ साधन, इन सब के कारण मैदानी भाग में घनी जनसंख्या रहती है। फिर तीसरा प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो देखिए, उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, जो कि जलोढ़ मिट्टी है, इसके निक्षेप से हुआ है, यानी उसके जमाव से हुआ है। फिर चौथा प्रश्न है, तराई भाग घने जंगलों से क्यों भरा रहता है? अभी मैंने ऊपर आपको समझाया भी है। देखिए, तराई भाग में, यहाँ 2 बार लिखा गया, तराई भाग में पानी का प्रवाह हमेशा बना रहता है, अर्थात यहाँ 12 महीने पानी होता है, जिसके कारण यहाँ की भूमि दलदली होती है और नमी के कारण यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। और फिर इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि दिल्ली में स्थित किसी एक खादर वाले इलाके का नाम बताइए और बताइए कि ये उपजाऊ क्यों होते हैं। तो देखिए, दिल्ली में स्थित एक खादर वाले इलाके का नाम है यमुना खादर। क्या नाम है? यमुना खादर। खादर से तात्पर्य उस भूभाग से होता है जो कृषि की दृष्टि से बहुत उपजाऊ होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र नदियों के आसपास होते हैं और यहाँ पर नदियों में आने वाले बाढ़ का पानी निरंतर पहुँचता रहता है, इसलिए ये बहुत उपजाऊ हैं, कृषि की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। तो ये है खादर और दिल्ली में यमुना खादर नाम का खादर वाला स्थान है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस वीडियो और चैनल को बहुत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और जल्दी से 50K यानी कि 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए और अपनी बारी आने पर कोरोना का टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और उसके बाद अरे भाई, स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।